चलो आगे देखो। कल के टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? हाँ? हैं? भगवान भरोसे। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई, ना ना। आगे देखो। देखो अपन बात कर चुके थे, 130 1130 क्वेश्चन की बात अपन कर चुके थे। और उसके बाद अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संग्रहण के बाद अगला चरण क्या होता है? आंकड़ों के संग्रहण के बाद का अगला चरण, आप सबको पता है कि स्टैटिक्स की बात अगर अपन करते हैं, जब भी आपको ये समझाया जाता है कि एक्चुअल में सांख्यिकी के कार्य जो होते हैं वो कार्य कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न जब कि पूछा जाता है, तो सबसे पहला कार्य होता है इसके अंदर पहचान की जाती है। सबसे पहले इसमें पहचान होती है। आंकड़ों को पहचानने का कार्य इसमें सबसे पहला कार्य होता है। आंकड़ों के पहचानने के बाद इन आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, अर्थात इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। संग्रहण करने के बाद इन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि इनको प्रेजेंट किया जाता है। अब प्रस्तुतिकरण के दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आंकड़ों को वर्गीकृत करने का कार्य होता है, और वर्गीकरण करने के बाद इनका सारणीयन कार्य किया जाता है। ओके। वर्ग प्रस्तुतिकरण करने के बाद इसका निर्वचन और सॉरी विश्लेषण होता है, और विश्लेषण करने के बाद इनका निर्वचन कार्य किया जाता है। ये सारे कार्य होते हैं। ओके। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि आंकड़ों के संग्रहण के बाद का कार्य उनके प्रस्तुतिकरण का होता है, यानी कि उन्हें संगठित कर, यानी उन्हें इकट्ठा कर, वर्गीकृत रूप में, यानी पहले उनका वर्गीकरण करना और फिर उनका प्रस्तुतिकरण करना। यानी कि पहले वर्गीकरण का कार्य होता है और उसके बाद उनका सारणीयन का कार्य यहाँ पर होता है। ठीक है। अब देखो, अब तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आंकड़ों को सबसे पहले पहचानने की बात की जाती है, आंकड़ों को पहचानने की बात होती है, फिर उन आंकड़ों के संग्रहण की बात होती है, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है, जिसमें सबसे पहले उनका वर्गीकरण होता है और उसके बाद उनका सारणीयन होता है, फिर उनके बाद उनका विश्लेषण और उसके बाद उनका निर्वचन कार्य यहां पर किया जाएगा। ठीक है, आपको बात करें। अगला पॉइंट, एक बहुत ही उबाऊ कार्य व थका देने वाला कार्य जो होता है वो कौन सा कार्य होता है? ये प्रश्न पूछा जाए कि जो सबसे बेकार कार्य अगर अपन कह सके। अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से सूचना प्राप्त करना, वर्गीकृत आंकड़ों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, आंकड़ों को उचित समूहों में रखना और उनसे निर्देशन प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि जब कोई भी डेटा अगर अवर्गीकृत है, यानी जब डेटाओं को हम अलग अलग भागों में नहीं बांट रखा है और बहुत सारे डेटा है, विशाल मतलब अपरिमित बोले, तो अपरिमित आंकड़ों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना जो होता है वो सबसे ज्यादा उबाऊ और सबसे ज्यादा थका देना वाला कार्य माना जाता है। ये आपको बता दो। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब अपने पास जो समग्र होता है, अगर वो समग्र आपका अपरिमित है, बहुत सारे डेटा अपने पास है, और उन डेटाओं की भी बात करें अगर वो अवर्गीकृत है, मतलब उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, वहां से डेटा प्राप्त करना और उनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का जो कार्य होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, सबसे ज्यादा बेकार माना जाता है। ठीक है, ये आपके सामने है। अगला प्रश्न, वर्गीकरण का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? वर्गीकरण का मेन उद्देश्य क्या माना जाता है? अब सबसे पहले बात है, वर्गीकरण का मतलब होता है कि आंकड़ों को संग्रहण करने के बाद उनको उनके गुणों, उनकी समानता व असमानता के आधार पर जब उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग भागों की बात यहां पर कर ली जाती है। ठीक है, आगे दो। तो अपन कह सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं वर्गीकरण का जो मेन उद्देश्य होता है वह समंककों को स्थिरता प्रदान करना,
समंककों के विशाल समूहों को सममित रूप प्रदान करना, समंककों का परस्पर अपवर्जी बनाना, या तो वर्गीकरण का मतलब है कि समंककों का जो विशाल समूह होता है, यानी बहुत सारे डेटों को उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने का जो कार्य होता है वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। मतलब एक वर्णात्मक होता है और एक आपका मात्रात्मक वर्गीकरण होता है। ओके, तो ये धारणा, तो समंककों का जो विशाल समूह है उस विशाल समूह को सममित रूप देना, यानी उनको समराइज करना, उनको एक साथ इकट्ठा करने की बात यहां पर आती है, उनको एक साथ इकट्ठा करने की बात यहां पर की जाती है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संगठन का लाभ क्या है? आंकड़ों को इकट्ठा करने का बेसिकली लाभ क्या होता है? सबसे पहले अपन जानते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हम कोई भी चीज रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के पीछे अपन कहते हैं कि सभी चीजों को एक साथ पहले उनको इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। उन सभी चीजों को इकट्ठा हम करते हैं जिससे वो चीजें ढूंढने में आसानी हो और उनको वन आसानी से ढूंढकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। फिर आता है कि तुलना करने में सरलता होना, तुलना करने में सरलता का होना जरूरी है। बिना किसी कठिनाई के निष्कर्ष निकालने योग्य बनाना, तो इसीलिए हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जब एक अनुसंधान करता अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, तो वो सभी प्रकार के डेटाओं को इकट्ठा करके, उनका विश्लेषण करके, उनका निर्वचन करके अपने रिजल्ट की ओर इंडिकेट होता है, अपने रिजल्ट को प्राप्त करने का प्रयास वो करता है। ओके, इसीलिए आंकड़ों को संग्रहण करने की बात आती है और फिर उनको अलग अलग भागों में बांटकर उनकी एक टेबल बनाकर उनका विश्लेषण कार्य वहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न कहना जा रहा है, संकलित समंककों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किस आधार पर बांटा जा सकता है? यानी जो भी डेटा हमने इकट्ठे किए, एकत्रित किए गए डेटाओं की बात आती है, अगर बात देखो आगे, तो अपन ये कह सकते हैं, आप लोग बता दूं कि संकलित मतलब है एकत्रित किए गए समंककों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है? उन्हें हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, उन्हें हम उप वर्गों में बांट सकते हैं, उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, इनको सारे के सारे कारणों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, तो ये सारे रीजन यहाँ पर हो सकते हैं डेटाओं की बात अगर करें तो। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे अगला प्रश्न कहता है, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी अपनी पुस्तकों का वर्गीकरण करता है। तो कोई भी विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को उनके लेखक के आधार पर बांट सकता है, उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर बांट सकता है, उनके विषय के आधार पर बांट सकता है। बांटने का आधार कुछ भी हो सकता है, या ऐसे कर सकता है कि 2011 2024 में कौन कौन सी किताबें थी, कौन कौन से राइटर की किताब थी, कौन कौन से सब्जेक्ट की किताब थी। इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण करते हैं जिससे आंकड़ों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है नहीं होती, आंकड़ों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, आंकड़ों को सरलता से अपन ढूंढ सकते हैं। अपन जानते हैं कि हमारे पास डेटा बहुत होते हैं, इकट्ठे किए गए डेटाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण करना, तो पहले वर्गीकरण होता है और फिर उसके बाद सारणीकरण होता है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के टेबल बनाना संभव नहीं होता। सबसे पहले आंकड़ों को उनकी विशेषता, उनके गुण, उनके उद्देश्य, उनकी समानता असमानता या विशेषता योग्यता के आधार पर जब आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, बांटने के बाद उनकी एक टेबल बनाई जाती है और उस टेबल के आधार पर हम उनका विश्लेषण करने का कार्य करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, अर्थात उनका निर्वचन करने का कार्य वहां पर किया जाता है। ठीक है, आप अब देखो अगला प्रश्न है, वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने की बात आती है कि वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण करने का तरीका कि एक्चुअल में वर्गीकरण हम कालानुक्रमिक कर सकते हैं, मतलब समय के आधार पर आंकड़ों को अलग अलग वर्षों के आधार पर बांट सकते हैं, उनकी स्थानिक स्थिति के आधार पर बांट सकते हैं, हम उनको उनके गुणों के आधार पर भी बांट सकते हैं, हम उनकी मात्रात्मकता, स्थानिक का मतलब होता है गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी कि गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है। तो एक्चुअल में वर्गीकरण जो है वो अपर इनमें से सभी के द्वारा हम आंकड़ों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ये आंकड़ों के वर्गीकरण की बात आती है। गुणों के आधार पर सुंदरता, चातुर्य, ईमानदारी की बात करें, मात्रात्मक की बात कर सकते हैं, स्थानिक मतलब स्थिति के आधार पर। स्थिति में आप जानते हो कि एक तो उपस्थिति होती है और एक अनुपस्थिति होती है।
जिसे हम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण अपन कह सकते हैं। द्वंद्व भाजन का मतलब जिसमें उपस्थिति और अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर आंकड़ों को अलग अलग वर्गों में बांटने का कार्य किया जाता है। कालानुक्रमिक का मतलब होता है कि उनको वर्षों के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षों के आधार पर, जब वर्षों के आधार पर आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटते हैं वो कालानुक्रमिक आपका वर्गीकरण अपना कहलाता है। आगे कहता है कि एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय निष्कर्ष वाले वर्गीकरण की क्या विशेषता होती है। मतलब एक वर्गीकरण की बात आ रही है कि एक श्रेष्ठ और विश्वसनीय निष्कर्ष वाले वर्गीकरण की क्या विशेषता होती है। पहली बात तो व्यापकता होती है, मतलब उसमें सभी प्रकार की चीजों का समावेश होता है जो एक अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। लोचशीलता होती है, उन्हें परिस्थिति के आधार पर उनमें बदलाव किया जा सकता है। सहजातीयता होती है, मतलब समानता की भावना होती है, समानता का भाव हो सकता है। तो ये सारे के सारे रीजन वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और आप जानते हो वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण के बारे में ये तो ध्यान रखना, वर्गीकरण जो है वो किसका आधार माना जाता है, सारणियन का आधार माना जाता है। यानी वर्गीकरण को हम किसका आधार मानते हैं, सारणियन का आधार मानते हैं, क्योंकि बिना वर्गीकरण के सारणियन तैयार करना या टेबल का निर्माण करना संभव नहीं होता। यानी वर्गीकरण को सारणियन का आधार माना जाता है। तो पहले वर्गीकरण होता है, फिर उसके बाद सारणियन होता है, अर्थात आंकड़ों को प्रस्तुत करने के दो तरीके होते हैं, पहला वर्गीकरण और उसके बाद उसका सारणियन होता है। ओके, फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ऊंचाई, भार, आयु और छात्राओं के अंकों की विशेषताओं की जो प्रकृति होती है, तो ऊंचाई के आधार पर, वेट के आधार पर, इनकम, छात्रों के अंकों आदि की विशेषताओं की प्रकृति, ये गुणात्मक होते हैं, मात्रात्मक या दोनों। बेसिकली तो अपन जो मात्रात्मक होते हैं, लेकिन इसको अपन गुणात्मक की परिभाषा में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अंकों के आधार पर अपन मात्रा मतलब अंक को बता सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तो दोनों ही स्थितियां इसको कह सकते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की स्थितियां इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर सभी को। आगे अगला कहता है कि यदि किसी वर्ग की निचली सीमा 66 है, मतलब लोअर लिमिट आपकी 66 है, ओके, L1 66 है और ऊपरी सीमा 70 है, यानी L2 आपके 70 है, तो मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि किसी श्रेणी का मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों सीमाओं का आधा होता है। इसका मतलब लोअर लिमिट 66 है, ये आपकी 70 बटे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 68। तो 68 जो है वो आपके सामने का 68 आपकी मध्य सीमा आ जाएगी, मध्य बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, मध्य बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कहना चाह रहा है कि किसी देश की जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या विवाहित तथा अविवाहित दो वर्गों में वर्गीकृत है। विवाह हुआ है या विवाह नहीं हुआ, दो वर्गों में अगर विभाजित है तो अपन कह सकते हैं विवाहित और अविवाहित की बात आती है तो ये कौन सी स्थिति होती है, तो अपन कह सकते हैं ये संख्या तो कौन सी मतलब है, गुणात्मक, क्योंकि ये वर्णात्मक वर्गीकरण का हिस्सा माना जाता है। ये और इस वर्गीकरण को हम कौन सा वर्गीकरण, द्वंद्व भाजन, कौन सा बोलेंगे, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहलाएगा, जिसमें गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर जब किसी श्रेणी के समंककों को उनकी गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भागों में, अलग अलग भागों में बांटा जाता है, वो द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ पर विवाह की स्थिति को ध्यान में रखकर हमने उनको अलग अलग वर्गों में बांटा है, जिसमें एक स्थिति बोलती है विवाहित जो गुणों की उपस्थिति को बताती है, और एक होती है अविवाहित जो गुणों की मतलब अनुपस्थिति का निर्धारण करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। आदर्श माध्य, हम सबको पता है कि आदर्श माध्य होता है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य की बात करें तो एक कोई भी स्टैटिक्स का आदर्श माध्य वो होता है जो सरल हो। सरल मतलब जो सबको समझ में आ जाए, स्थिर हो क्योंकि उसमें विचलनशीलता कम होनी चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, ज्यादा समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं, क्योंकि ज्यादा समय लेने वाला जो आपका माध्य होता है वो कभी किसी को समझ में नहीं आता। तो अपन जानते हैं कि ज्यादा समय अगर लेने वाला होगा तो उसका अपन एनालिबल है, जिसमें समय ज्यादा लगे तो सिंपल सी बात है वहां पर कोई भी चीज वो समझने योग्य नहीं होती। तो एक आदर्श माध्य के अंतर्गत ये सभी गुण होना जरूरी है।
अगला प्रश्न है, सूचकांकों की गणना में आधार वर्ष का होना सदैव अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, या ए और बी दोनों गलत। तो मैंने कहा था कि सूचकांक जो होता है वो 2 वर्षों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का एक सापेक्षिक माप होता है। सूचकांक जो होता है वो 2 वर्षों के मध्य होने वाले मूल्यों में परिवर्तन का एक सापेक्षिक माप होता है। इसका तात्पर्य हो गया कि सूचकांकों की गणना करने के लिए 2 मूल्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक मूल्य कौन से वर्ष का होता है, आधार वर्ष का। ओके, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, चालू वर्ष का। कहने का तात्पर्य हो गया कि बिना आधार वर्ष के सूचकांकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब आधार वर्ष का होना तो सदैव अनिवार्य होता है। बिना बेस ईयर के सूचकांक की गणना हो ही नहीं सकती। और फिर प्रश्न ये बनता है कि कौन से वर्ष को आधार वर्ष के तौर पर लिया जाए। तो सामान्यतः उस वर्ष को आधार वर्ष के तौर पर काम में लिया जाता है जिस वर्ष में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। यानी जिस वर्ष में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता वो वर्ष आधार वर्ष के तौर पर होता है। तो इसका मतलब आधार वर्ष में सदैव होना जरूरी है, क्योंकि बिना बेस ईयर के सूचकांकों की गणना हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जानते सूचकांकों में होता है मूल्य सूचकांक जो P1 P0 के आधार पर होता है। तो इसका मतलब सूचकांकों की निर्माण करने की बात अगर करें, ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर कि आधार वर्ष का होना सदैव जरूरी माना जाता है। अगला प्रश्न कि फिशर का आदर्श सूचकांक। फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक मानने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, ये सूचकांकों के लगभग सभी प्रकार के परीक्षणों को पूरा करता है सिवाय चक्रीय परीक्षण को छोड़कर। कारण नंबर 2, ये इस सूचकांक की गणना गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है। कारण नंबर 3, इस सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है। इसी वजह से फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है। फिशर का सूचकांक लेस्पेर सूचकांक और पासे फिशर का सूचकांक लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है, इसीलिए फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक माना जाता है, क्योंकि इसमें आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है। और आप जानते फिशर के सूचकांक की गणना जो होती है वो कौन से माध्य के आधार पर होती है, गुणोत्तर माध्य। और हमें पता है कि गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किया गया सूचकांक सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किया गया सूचकांक जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये आपको समझना क्लियर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात अगर अपन करते हैं, ये कहता चला है सूचकांक निर्माण की किस रीति का प्रयोग, सूचकांक निर्माण की किस रीति का प्रयोग, किस रीति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सभी वस्तुओं के मूल्य एक ही इकाई के तौर पर व्यक्त हो। एक ही इकाई के तौर पर व्यक्त हो तो उसको अपन वेटेज देने की बात ही नहीं होती। ओके, फिर अपन कहते हैं कि सूचकांक निर्माण की किस विधि का प्रयोग तब किया जा सकता है जब सभी वस्तुओं के मूल्य एक ही इकाई के तौर पर हो। तो एक ही इकाई है तो उन सबका समूह बनाकर उन सबका, तो उस केस में फॉर्मूला होता है सिग्मा, कौन सी मान, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू में 100। तो ये सरल समूह विधि का प्रयोग करके वहां पर हम सूचकांकों का निर्माण कर सकते हैं, जबकि सरल माध्य विधि अलग टाइप से होती है। तो जब एक ही इकाई के तौर पर सारे मूल्य आपको दे रखे हो तो वहां पर सरल समूह विधि का उपयोग वहां पर किया जाएगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है कि वे सूचकांक जिनका निर्माण सभी वस्तुओं को समान महत्व देते हुए किया जाता है उनको भारांकित नहीं किया जा सकता, वो सूचकांक कौन से सूचकांक कहलाते हैं। देखो ये कह रहा है कि वे इंडेक्स जिनके निर्माण में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है उनको वेटेज नहीं दिया जाता, उन्हें हम साधारण सूचकांकों की परिभाषा में शामिल करते हैं। क्योंकि आप जानते हो भारांकित सूचकांक में भार दिया जाता है, विशिष्ट सूचकांक भार होता है। तो जो सिंपल इंडेक्स होते हैं उन्हें हम विदाउट भार के, बिना भार के हम वहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बिना भार के जब सूचकांकों की कैलकुलेशन की जाती है तो उस स्थिति में चक्रीय परीक्षण के मापदंडों पर वो सूचकांक क्या होता है, खरा उतरता है, जहां पर सूचकांकों को समान भार दिया जाए या वेटेज देने की बात ही नहीं आती।
अगला प्रश्न है, सूचकांकों की चक्रीय परीक्षा तभी पूरी होती है जब सूचकांकों में, मैं पहले बता दिया, देखो सूचकांकों का चक्रीय परीक्षण ये कहता है कि P01 इंटू P12 इंटू P20 इजिकल्स टू 1 होता है। ये सूचकांकों का कौन सा परीक्षण कहलाता है? चक्रीय परीक्षण कहलाता है। सूचकांकों का चक्रीय परीक्षण तभी पूरा होता है जब सूचकांकों में या तो भार बिल्कुल भी नहीं दिया गया हो या स्थिर भार दिया गया हो। ओके, तो उस केस में आप जानते हो ये परीक्षण, और इस परीक्षण को केवल और केवल कौन सा सूचकांक? केली सूचकांक। इस परीक्षण पर केवल और केवल केली सूचकांक इस परीक्षण के मापदंडों पर खरा उतरता है, क्योंकि केली सूचकांक जो था P01 इजकस हो सिग्मा P1 क्यों अपॉन सिग्मा P0 क्यों इंटू 100 होता है। मतलब यहां पर प्रमाप वर्ष को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है, और इसीलिए आपका चक्रीय परीक्षण जो होता है वो केली सूचकांक के मापदंडों पर खरा उतरता है। प्रश्न ये बनता है कि चक्रीय परीक्षण क्या होता है, तो चक्रीय परीक्षण ये होता है। प्रश्न बनता है कि चक्रीय परीक्षण पर कौन सा मापदंड खड़ा उतरता है, तो बता दो। तो यहां पर या तो वेटेज बिल्कुल भी नहीं दिया जाता हो, बाहर का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया गया हो, या दिया गया हो तो सभी को समान वेटेज दिया गया हो, तब आपका चक्रीय परीक्षण खरा उतरेगा, अन्यथा चक्रीय परीक्षण खरा आपका नहीं उतरेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांकों के समय उत्क्रमता परीक्षण, मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट की सही गणितीय अभिव्यक्ति है? तो आप जानते हो ये कहता है कि आधार वर्ष के आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, इन दोनों का मान क्या होता है? एक के बराबर होता है। तो आप जानते हो कौन सा आंसर होगा आपका? ए और बी दोनों ही तो है। कहाँ पे ये क्या, ये दोनों एक दोनों तो लग रहे हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अब बुक में दे, बुक में गलत है क्या? अरे बिग में क्यों था, कोई बात नहीं, हमारे तो मैं तो इसको देखूंगा ना, बुक को थोड़ी देखूंगा, ऐसा करो। तो आपका तो याद आएगा, ठीक है। और समय उत्कर्ता परीक्षण पर आप जानते हो कौन सा सूचकांक खरा उतरता है? फिशर सूचकांक। इस सूचकांक पर केवल फिशर सूचकांक जो होता है वो खरा उतरता है, अन्य कोई सूचकांक खरा यहाँ पर नहीं उतरता। क्लियर सभी को यहाँ तक? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा आप लोगों के सामने कि यदि मूल्य स्तर किसी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 25% बढ़ जाता है, मतलब 100 रुपए का 125 हो जाता है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी हो जाएगी? 4 और 5.80, 0.80 मतलब कितना हो गया? 80 पैसा। तो यदि मूल्य स्तर किसी आधार वर्ष, आधार वर्ष का मतलब क्या हो गया? 100, 25% बढ़ जाता है मतलब कितना? 125। तो बताओ कीमत स्तर 0.80, 0.80 मतलब कितना पैसा? 80 पैसा। तो यहां पर 80 पैसा आपका आ जाएगा, 80 पैसा यहां पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर सभी को? आगे अगला क्वेश्चन है, मूल्य सूचकांक को, मूल्य सूचकांक को मतलब था कि P1/P0 इंटू 100। मूल्य सूचकांकों की रचना करते समय निम्न में से किस समस्या का समाधान करना पड़ता है? भाई आप जानते हो सूचकांकों की गणना करते समय बहुत सारी समस्या होती है। समस्या नंबर 1, सूचकांकों का उद्देश्य, हमें यही नहीं पता कि हम किस उद्देश्य के लिए सूचकांकों की गणना कर रहे हैं। इस दिन अगर हमें सूचकांकों की गणना करने का उद्देश्य पता पड़ जाए तो हमेशा कभी भी कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। तो एक तो उद्देश्य का निर्धारण करना टिपिकल होता है, फिर आता है मदों का चयन, मदों के चुनाव करने की समस्या रहती है, कौन सी मद को ले कौन सी मद को नहीं ले। फिर मूल्य उद्धरण, मूल्य में कौन सा मूल्य लिया जाए कौन सा मूल्य नहीं लिया जाए, थोक मूल्य के आधार पर गणना करे कि फुटकर मूल्य के आधार पर गणना करे। तो इस आधार पर तो एक्चुअल में कीमत सूचकांक की गणना करते समय ये बहुत सारी समस्या रहती है। केवल कीमत सूचकांक ही नहीं, सूचकांकों की गणना करते समय ये सारी प्रॉब्लम सामने आती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। ये सूचकांकों की समस्याओं का मतलब सूचकांकों की गणना करते समय ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यहां पर आती है। क्लियर सभी को? चलिए आगे, यहां तक सब ओके तुम सबको? अरे पक्का है ना? फिर कल टेस्ट में नंबर आएंगे नहीं आएंगे? हैं? कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया क्या?
देखते भाई कल टेस्ट के नंबर क्या रहते तुम्हारे। नंबर तो आने चाहिए, नंबर क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे। हाँ? कितने क्या, कम से कम 100 में से 101 तो आने चाहिए। हाँ, पेपर का स्तर। तुम बड़े कलाकार हो। हाई फाई हो या कुछ भी हो, पढ़ने वाले के लिए क्या हाई फाई होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए। तो इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं, तुमको डर लगता है पढ़ाई को लेकर। हाँ, बाहरी एजेंसी से पेपर बनाया है। बाहर की एजेंसी ने पेपर बनाया है, ध्यान रखो। तो आने में टाइम लगेगा भाई, हम मैंने भी नहीं देखा पेपर कैसा है। ठीक है ना। अब तुम लोगों का मजाक, मेरे को रियल में नहीं पता कि पेपर कैसा है, मेरे को, मैं देखा ही नहीं पेपर, मैं देखता ही नहीं। चले आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूचकांकों के बारे में क्या सत्य है। इंडेक्स को लेकर पूछना, बताना चाह रहा है कि इंडेक्स को लेकर पूछ रहा है कि बताओ इनमें से सत्य क्या है। ये सापेक्ष परिवर्तनों के अनुमान मात्र है, बिल्कुल सही है। सूचकांकों में सापेक्ष परिवर्तनों की बात आती है क्योंकि ये आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। ओके। यानी कि कहने का मतलब होता है इसमें आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत दोनों को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सापेक्ष परिवर्तनों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने की बात यहां पर की जाती है। तो ये सापेक्ष मूल्यों में होने वाला परिवर्तन है। यह गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा करता है, बिल्कुल उपेक्षा करता है, क्योंकि सूचकांक केवल और केवल किसकी बात करता है, मात्रात्मक परिवर्तनों को बताता है। किसको बताता है, मात्रात्मक परिवर्तनों की बात करता है। सूचकांकों में सैंपल के कारण अत्यधिक शुद्धता की कमी रहती है, बिल्कुल। सूचकांकों में सैंपल होने की वजह से, क्योंकि आप जानते हो सूचकांकों की गणना सैंपल के आधार पर की जाती है और सैंपल के होने की वजह से अत्यधिक शुद्धता की कमी देखने को मिलती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, हम अपन जानते हैं कि मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को काम में लेते हैं, और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की कैलकुलेशन करने के लिए पूरी वस्तुओं को शामिल ना करके केवल कुछ वस्तुओं को शामिल करते हैं। यानी लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुओं में से केवल 697 वस्तुओं को लेकर हम इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो इससे शुद्धता का परीक्षण सही ढंग से नहीं हो पाता। तो हम ये कह सकते हैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रहती है सूचकांक के बारे में, सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं। ओके, सारी बातें सूचकांकों को लेकर खरी यहां पर उतरती है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन तत्व उत्कृष्टता परीक्षण की बात करता है। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि सूचकांकों का परीक्षण करने के कितने तरीके होते हैं, 4। इकाई परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और साइक्लिंग टेस्टिंग, चक्रीय परीक्षण आपका होता है। आपको होता है कि तत्व उत्कृष्टता परीक्षण जिसे उपादान भी कहते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी जिसे कहा जाता है, यह परीक्षण कहता है कि कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांकों का जो गुणनफल होता है वो वास्तविक सूचकांक के बराबर होता है। यानी कि आपका ये कौन सा सूचकांक है, कीमत सूचकांक, ये आपका कौन सा सूचकांक है, मात्रा सूचकांक, दोनों का टोटल सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 के बराबर होता है। तो ये आपका पॉइंट सही है। और भी कोई सही है क्या, बस यही सही है, और तो कोई सही नहीं आगे। ठीक है, तो अपन जाते हैं, ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, और फैक्टर रिवर्सल के टेस्ट पर केवल और केवल कौन सा सूचकांक, फिशर सूचकांक इसके मापदंडों पर क्या होता है, खरा उतरता है। फिशर सूचकांक इसके मापदंडों पर क्या होता है, खरा उतरता है। क्लियर सभी को। सूचकांकों के निम्नलिखित सूत्र का अवलोकन करना है कि यह सूत्र किस गधे ने दिया था। देखो आगे, तो आप जानते हो सिग्मा P1, ये सिग्मा P1 है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 की बात आती है, तो ये तो है लेस्पेयर का। अरे किसका है, लेस्पेयर का। P1 Q1 P0 ये है किसका, पासे का। और दोनों के बीच में समांतर माध्य तो किसका आएगा, मार्शल का। किसका आएगा, मार्शल का। क्योंकि बाउले ने तो ये कहा था कि लेस्पेयर सूचकांक और पासे सूचकांक का जो औसत होता है बाउले का सूचकांक होता है। ओके, तो आप जानते हो यहां पर आंसर होगा ये मार्शल का सूचकांक आपका रहेगा। मार्शल सूचकांक जो होता है वो लेस्पेयर सूचकांक और पासे सूचकांक का कौन सा माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। लेस्पेयर सूचकांक और पासे सूचकांक का समांतर माध्य होता है। बाउले सूचकांक दोनों का औसत होता है। फिशर सूचकांक दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। दोनों गुणोत्तर माध्य की बात यहां पर की जाती है। क्लियर सभी को। आगे, सूचकांकों में तुलना होती है। सूचकांकों में किसकी तुलना होती है, चालू वर्ष के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना होती है।
पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना होती है। इंडेक्स का फॉर्मूला हमेशा ये होता है P01, ये होता है इंडेक्स। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। मतलब कि पिछले वर्ष किसी वर्ष के आधार पर, यानी किसी एक वर्ष, पिछले किसी एक वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष की तुलना की जाती है। धारणा क्लियर सभी को? तो एक्चुअल में सूचकांक जो होता है वो कहता है कि किसी पिछले वर्षों में से किसी एक वर्ष को आधार मानकर करंट ईयर के सूचकांकों की कैलकुलेशन करने की बात करती है। तो ये सूचकांकों की बात है, 0 on 1 की बात यहां पर की जाती है। 0 on 1 की बात यहां पर की जाती है। क्लियर सभी को? तो ये अपन कह सकते हैं यहां पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। क्लियर? अगला, श्रृंखला मूल्य अनुपात, जिसको अपन चैन रिलेटिव इंडेक्स अपन कहते हैं। श्रृंखला मूल्य अनुपात का मतलब क्या होता है? चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है, आधार वर्ष का मूल्य चालू वर्ष का मूल्य नहीं, चैन बनती है चालू वर्ष का मूल्य और पिछले वर्ष का मूल्य। चालू वर्ष का मूल्य यानी चालू वर्ष का मूल्य और आपके पिछले वर्ष का मूल्य जो होता है वो चैन श्रृंखला मूल्य अनुपात होता है। चैन श्रृंखला मूल्य अनुपात की विधि को काम में ले जाता है, जहां पे चालू वर्ष का मूल्य बटे में पिछले वर्ष के मूल्य को शामिल किया जाता है। चालू वर्ष का मूल्य बटे में पिछले वर्ष के मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्लियर? ये आपका चेन इंडेक्स अपना कहलाता है। क्लियर सभी को? आता है? आगे तुम्हारे समझ में आता नहीं आता? या ऐसे मुंह फाड़ते रहते जबरदस्ती? बोलो भाई, कौन आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है। ठीक है, चलो फिर इसको करो, देखा एक दो तुम भी करा करो, कभी कभी तुम भी कर लिया करो। गर्मी का मौसम आ गया ना, एसी लगानी पड़ेगी। है? अब देखते कल परसों कभी लगा लेते हैं। तुमको फ्री कर दे। तब लगाई थी, कोई बात नहीं। तो अब हो गया, ऐसा लग रहा है गर्मी का माहौल आ गया, ऐसा ऐसा लगने लगा गर्मी से, फिर गर्मी। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है दादा? हाँ, क्लास है? फिर ये क्या है? टाइपिंग करेगा? किसकी है? क्यों टाइपिंग? तो संगणक में टाइपिंग अलाउ ही नहीं है। संगणक में टाइपिंग क्यों कर रहा है? कोई पास हो गया क्या? पास हो गया तो पास हो जाएगा। किसने कहा? ठीक है भाई, पूर्व अनुमान है, फोरकास्टिंग है। कितना आया? देखो सुनिए, यहां पर फिशर सूचकांक की बात की जाती है। फिशर सूचकांक जो होता है आपका लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। यानी लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, क्योंकि लेस्पेर का फॉर्मूला है। सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 भी कर सकते हैं। अब सुनो, इस प्रश्न में क्या क्या आपको दे रखा है। सिग्मा P1 P0 ये तो कितना 600 अपॉन P0 Q0 कितना 240 इंटू P1Q1 ये 480 और ये आपका 192। बस इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। तो कितना 250 आ रहा है, तो 250 ये फिशर सूचकांक हो जाएगा, जो कि लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का कौन सा माध्य होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। यानी कि फिशर सूचकांक जो होता है वो लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का कौन सा माध्य होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य के आधार पर इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। क्लियर सभी को? आगे अगला कायदा है कि पासे सूचकांक। पासे सूचकांक के बारे में तीन बातें धारणा। एक तो ये, पासे सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू वर्ष की मात्रा, यानी चालू वर्ष की मात्रा को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है। पासे सूचकांक अनुमान से कम होता है, अनुमान से कम होता है। पासे सूचकांक नीचे की ओर होता है। किधर की ओर होता है?
नीचे की ओर होता है, और पासे सूचकांक कौन सा गामी होता है? अधोगामी। ये अधोगामी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पासे सूचकांक का सूत्र होता है आपका P01 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू में आपका 100। ये पासे सूचकांक की बात यहाँ पर की जाती है। तो सिग्मा P1Q1 ये वैल्यू कितनी है? 250। P0Q1 190 इंटू में आपका 100। तो जो भी आंसर आएगा देख लो कौन सा आंसर आएगा, बताओ कौन सा होता है? ए। चलो ए आ जाएगा। सोल्व किया या बिना देखे बना तुक्का लगा? क्लियर सभी को? आगे अगला क्वेश्चन 1158। ये कहता है कि वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं का अवलोकन आपको करना है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर 100 में से 10 इकाइयां मैं चुनूं तो 10 इकाइयां इन 100 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, सरल पहचान वाली होनी चाहिए और प्रमापित स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सूचकांकों में शामिल होने वाली वस्तुओं के लिए इनमें से कौन सी विशेषता जरूरी है? तो आप जानते हो कि सूचकांकों का निर्माण करने के लिए ये सारी विशेषता होना जरूरी है। एक तो सभी प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, एक वो सरल पहचान वाली होनी चाहिए और एक प्रमापित होनी चाहिए। तो सूचकांकों की गणना करने के लिए ये सारे तरीके बेस्ट है, सारे के सारे तरीके आपके बेस्ट माने जाते हैं। क्लियर सभी को यहां तक? आगे अगला पॉइंट कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से, कौन से लिखित में से? निम्नलिखित सूत्र में से एक आपको बताना है कि ये नए आधार वर्ष का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक। तो ये क्या है? आधार वर्ष परिवर्तन की बात करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2000 आपका 20, 2000 आपका 21, 2000 आपका 22, 2000 आपका 23, 2000 आपका 24। मान लो ये आपका 100 है, ये आपका 125 है, ये 175 है, ये 250 है और ये आपका 300 है। मान लो कि पहले इन सूचकांकों की गणना 2020 के आधार पर की गई थी, अब न्यू इंडेक्स निकालना है तो चालू वर्ष का 2022 के आधार पर कैलकुलेशन करनी है। तो बताओ चालू वर्ष का पुराना सूचकांक कितना है? 100 बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक कितना है? 175। चालू वर्ष का पुराना सूचकांक कितना है? 125। नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक 175। चालू वर्ष का सूचकांक ये, नए का ये। चालू वर्ष का पुराना सूचकांक 250, नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक 175। चालू वर्ष का पुराना सूचकांक 300 और ये आ जाएगा आपका। तो ये क्या है? आधार वर्ष परिवर्तन की बात की जाती है कि पहले से चले आ रहे वर्ष को बदलकर किसी नए आधार वर्ष के आधार पर सूचकांक की गणना करना, यह आधार वर्ष परिवर्तन अपना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चक्रीय परीक्षण किस पर आधारित है? टाइम रिवर्सल टेस्ट पर, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर, दोनों। तो आप जानते हो कि आप सबको पता है कि चक्रीय परीक्षण ये कहता है कि P01 इंटू P12 इंटू P20 बराबर 1 होता है। समय उत्क्रमता परीक्षण P01 इंटू P12 इजिकल्स टू 1 होता है। समय तत्व ये कहता है कि आपका प्राइस और क्वांटिटी का इंडेक्स है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 के बराबर होता है। तो बताओ चक्रीय परीक्षण किस पर आधारित है? समय उत्क्रमता परीक्षण पर आधारित है, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट पर आधारित माना जाता है। अब देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो चक्रीय परीक्षण होता है वो समय उत्क्रमता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट पर आधारित माना जाता है। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट पर आधारित होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट के आधार पर इसकी कैलकुलेशन यहां पर की जाती है। अगला प्रश्न समझ आ रहा कुछ कुछ? अगला कहना चाह रहा है निम्नलिखित का अवलोकन करना है। अवलोकन मतलब इनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, देखकर समझना है कि क्या कहना चाह रहे हो, और इनमें से सूचकांकों की विशेषता बतानी कि एक्चुअल में सूचकांकों की कौन सी विशेषता इनमें है। सूचकांकों की विशेषता की बात यहां पर की जाती है। अब देखो तो अगर मैं तुमसे यहां पर कहूं सबसे पहला पॉइंट, परिवर्तनों का कौन सा माप है? सापेक्षिक माप है, क्योंकि सूचकांक की गणना आधार वर्ष और चालू वर्ष के आधार पर की जाती है। तो सूचकांक जो होता है वो विभिन्न प्रकार के वर्षों के परिवर्तनों का कौन सा माप कहलाता है? सापेक्षिक माप होता है। 100% सत्य है। ये प्रतिशतों का माध्य भी होता है।
तुलना का आधार होता है, क्योंकि इसमें किसी न किसी एक वर्ष को आधार मानकर तुलना की जाती है और व्यापकता होती है, तो सारे के सारे गुण सूचकांकों के अंतर्गत होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक विशेषता और होती है कि सूचकांकों की गणना किसी न किसी ईयर को बेस ईयर मानकर गणना की जाती है, यानी किसी न किसी वर्ष को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। कोई ना कोई बेस ईयर होता, बिना बेस ईयर के सूचकांक की गणना हो नहीं सकती। साथ ही साथ एक विशेषता यह कहती है कि सूचकांकों की गणना करने के लिए अपन वेटेज देते हैं, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, वेटेज के आधार पर सूचकांकों की गणना की जाती है। और सामान्यतः उन वस्तुओं को वेटेज ज्यादा दिया जाता है जिनकी उपयोगिता ज्यादा होती है, और जिन वस्तुओं की उपयोगिता कम होती है उनको वेटेज भी क्या किया जाता है, कम दिया जाता है। यह धारणा क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते समय काम में ली जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम लेस्पेर सूचकांक भी कहते हैं, जिसे अपन पारिवारिक बजट विधि भी कहते हैं, जिसे हम निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। और इस सूचकांक के अंदर क्या होता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तुएं आधार वर्ष और चालू वर्ष में बिल्कुल समान होनी चाहिए। मतलब कि आधार वर्ष में अगर मीटर में है तो चालू वर्ष में मीटर में होनी चाहिए, आधार वर्ष अगर केजी में है तो चालू वर्ष में केजी होनी चाहिए। मतलब कि उपभोग में ली जाने वाली वस्तुएं बेस ईयर और करंट ईयर में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बात सही है। विभिन्न स्थानों पर मूल्य उनका समान होना चाहिए। मूल्य क्या होना चाहिए? समान। उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा आधार वर्ष और चालू वर्ष में भी क्या हो, मूल्य भी समान, यानी मूल्य मात्रा वस्तुएं और उनकी मात्रा लगभग क्या होनी चाहिए? समान। तब हम जाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कर सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को पारिवारिक बजट विधि के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हम लेस्पेर विधि के नाम से भी हम पहचानते हैं। इसको लेस्पेर विधि के माध्यम से या लेस्पेर विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विधि की बात अगर की जाती है तो। अगला ये कहता है, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति को निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है? मुद्रा की क्रय शक्ति होती है 1 कीमत सूचकांक। जब एक में हम कीमत सूचकांक का भाग देते हैं, जैसे अगर 100 में अगर 25 का भाग दे देते हैं तो पॉइंट कितना आता था? 80। तो ये अपन कह सकते थे, या 25% का भाग दे देता अपन जो भी। तो कहने का मतलब होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब होता है 1 कीमत सूचकांक। एक में जब अपन प्राइस इंडेक्स का भाग देते हैं तो उससे मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन वहां पर किया जा सकता है। अगला P01, P01 का मतलब होता है आपका P1/P0 इंटू में 100। मतलब आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक। तो इसका मतलब 1/0 है या 0/1 है? 1/0, यानी 1 है आपका 0 के नीचे, ये होगा। तो 1 जो है आपका है तो 1/0 आएगा। इसका मतलब इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत का जो सूचकांक होता है तो ये आपका 1/0 कहलाता है, कि एक की मात्रा ज्ञात की जा रही है आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी को यहां तक? उसके बाद आता है कि आधार वर्ष में कीमत सूचकांक हमेशा कितना होता है? 100। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होता है। क्या बिना आधार वर्ष के सूचकांकों की गणना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सूचकांकों की गणना करने के लिए किसी न किसी वर्ष को आधार वर्ष के तौर पर लिया जाता है। बिना किसी बेस ईयर के सूचकांकों की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सूचकांक और आधार वर्ष से सामान्यतः उस वर्ष को लिया जाता है जिस वर्ष में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। जिस वर्ष कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता उस वर्ष को आधार वर्ष के तौर पर लिया जाता है। और आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है वो हमेशा कितना होता है? 100 होता है, जिसके आधार पर हम इंडेक्स की कैलकुलेशन यहां पर हम करते हैं। अगला, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है वो किसके द्वारा लिया? थोक मूल्य सूचकांक जो होता है वो पारिवारिक बजट विधि होती है। थोक मूल्य सूचकांक आपका निर्वाह लागत सूचकांक होता है। थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? लेस्पेर सूचकांक के आधार पर की जाती है।
तो अपन जानते हैं लेस्पेर सूचकांक, और लेस्पेर सूचकांक का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू में 100। कहने का तात्पर्य हो गया सूचकांकों की गणना करने के लिए किसी न किसी वर्ष को आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर सूचकांकों की गणना की जाती है। लेस्पेर सूचकांक की गणना आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर की जाती है। लेस्पेर सूचकांक अनुमान से अधिक होता है। लेस्पेर सूचकांक ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्वगामी होता है। और आप जानते हो लेस्पेर सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, पारिवारिक बजट विधि, निर्वाह लागत सूचकांक विधि, इन सभी नामों से इसको पहचानते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर सभी को? यहाँ तक आगे अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न करो। इसमें पास्ते के अनुसार सूचकांक की कैलकुलेशन करके बताओ। कौन सा 20? आपको इंडेक्स का रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। तुम रोते रो, एक तो रोते रहते तुम लोग। तुम्हारे क्या, अरे चेहरे खराब है क्या तुम्हारे? हैं या नाके नहीं आते क्या? हैं शक्ल ही ऐसी है। नाके आ जाएगा, नाके ना अच्छा लगे। हैं अब आगे क्वेश्चन सोल्व करो। कौन सा 20? आगे देखो, पासे सूचकांक की गणना करें। बाउले, देखो पहले बाउले को पकड़ लेते हैं। बाउले सूचकांक जो होता है, आप सब बता कि बाउले सूचकांक, बाउले सूचकांक, बाउले सूचकांक की कैलकुलेशन होती है लेस्पेर सूचकांक प्लस पासे सूचकांक का औसत। बाउले सूचकांक 150 है, लेस्पेर 180 है। ये हमें नहीं पता, ये 2 है, तो ये आपका 300 है। ये बराबर 180 बटे आपका पासे है, तो पासे सूचकांक होगा आपका 120। पासे सूचकांक 120 हो जाएगा। पासे सूचकांक क्या हो जाएगा? 120 आपका हो जाएगा, क्योंकि बाउले सूचकांक लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का क्या होता है? औसत होता है। कौन होता है? औसत होता है। अगला प्रश्न, परिवर्तित मूल्य सूचकांक। परिवर्तित मूल्य सूचकांक मूल मूल्य सूचकांक बटे उस वर्ष का मूल्य सूचकांक जिस पर इसको परिवर्तन करना है इंटू 100। सही है गलत है? सत्य है भाई। इसका मतलब है कि अभी अपन करना था ना, इसको बोलेंगे परिवर्तित मूल्य सूचकांक मतलब आधार वर्ष परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको? आधार वर्ष परिवर्तन। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और आधार वर्ष परिवर्तन कि चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक। यानी आधार परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि चालू वर्ष का पुराना सूचकांक, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक। तो ये बात सत्य है कि असत्य है? तो ये बात 100% सत्य है। सही बात यहां पर आ जाएगी। क्लियर सभी को? यहां तक आगे अगला, सूचकांकों की रचना में गुणोत्तर माध्य उपयोगी होता है। क्या बिना गुणोत्तर माध्य के सूचकांकों की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करने में तो कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किया गया सूचकांक सबसे बेस्ट होता है। तो सूचकांकों की रचना करने के लिए गुणोत्तर माध्य को उपयोगी माना जाता है, और गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किया गया सूचकांक सर्वश्रेष्ठ सूचकांक माना जाता है। समझ आ रही सबको यहां पर? आगे, सूचकांक बराबर होता है कीमत सापेक्ष के योग के, से कीमत सापेक्ष के गुणा के, कीमत सापेक्ष के अनुपात के, या कीमत सापेक्ष के औसत के। देखो सूचकांक जो होता है वो होता है P01 इजिकल टू P1 अपॉन P इंटू आपका 100। तो कीमत सापेक्ष के योग, ये योग तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, दिख रहा है कि कहीं योग? गुणा भी कहीं दिख रहा, बल्कि ये सापेक्ष अनुपात होता है जो आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत में होने वाले सापेक्षिक अनुपात को दर्शाने का कार्य करता है। आप याद करो जब आपको पढ़ाता था कि सूचकांक जो होता है वो विभिन्न वर्षों, सूचकांक 2 वर्षों की कीमतों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों का अनुपात होता है, प्रतिशत होता है, दर होती है, लेकिन गुणा और गुणा योग वगैरह नहीं होती। तो ये अनुपात होता है, दर होता है, प्रतिशत होता है। तो अपन कह सकते हैं कीमत सापेक्ष के अनुपात होता है, जिसमें आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत, इन दोनों को आधार मानकर हम इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है 2 वर्षों के मध्य तुलना, 2 वर्षों के मध्य तुलना।
और 2 वर्षों का मतलब होता है एक हो जाएगा कौन सा वर्ष, आधार वर्ष। बिना आधार वर्ष के सूचकांकों की कैलकुलेशन हो नहीं सकती। और एक हो जाएगा कौन सा वर्ष, चालू वर्ष। तो एक हो जाएगा आधार वर्ष और एक हो जाएगा कौन सा वर्ष, चालू वर्ष आपका यहां पर आ जाएगा। ओके सभी को, तो आज के लिए काफी है, काफी है, बहुत है। कोई बात नहीं, टेस्ट, कल टेस्ट की तैयारी करो और कल आराम से टेस्ट दीजिए जितने भी जाए। टेस्ट की वैसे टेस्ट आपका वहीं लगेगा जहां आपका पहले लगा था। अब गर्मी का मौसम आ गया तो छत पे बैठ के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से देखो सर, एडजस्ट करने की कोशिश किया करो। आप लोग कई बार क्या होता है कि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि 99 रुपए में ऐसे ही टेस्ट लिए जाते हैं। ये गलत फहमी है सर। पैसा 99 रुपए नहीं, बच्चों की संख्या ज्यादा है। अगर हम आपसे 10,000 ले ले तो भी ऐसे बिठाएंगे, जगह तो उतनी है ना भाई, जगह का एरिया तो उतना है ना, तो मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप आराम से टेस्ट दीजिए, अच्छे से टेस्ट दो, ईमानदारी से टेस्ट दो, और जिससे आप लोग सेलेक्ट हो सको। अपनी तैयारी को मजबूत करो। कल सुबह आपका 10 से 12 टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। और टेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, 3। ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं, 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। एक और सुना ध्यान से, 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर आपका 3 रहेगा, जिसको आप आराम से कल दीजिए। 10 से 12 रहेगा। सॉल्यूशन इसका परसों कराएंगे, कल नहीं कराएंगे जाना। कल को जूनियर अकाउंटेंट की क्लास होगी, जूनियर अकाउंटेंट की कल ऑडिटिंग की क्लास होगी, इसलिए सॉल्यूशन इसका परसों होगा। लेकिन कल आपको टेस्ट जरूर आपको देना है। ठीक है सभी को, ऑल द बेस्ट।